हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशोलॉजी। एमए के सोशोलॉजी का सेमेस्टर सिस्टम यानी सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट बुक है, यानी विकास का समाजशास्त्र। इसका कोड जो है SOCR 413। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है एमए के बच्चों के लिए। इसमें हम हर एक पहलू पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू को। चलिए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, एमए सोशोलॉजी। एमए सोशोलॉजी सेमेस्टर सिस्टम, यानी यहाँ पर कोड जो है आपका SOCR 413 और किताब जो है विकास का समाजशास्त्र, यानी बुक है सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जो हम यहाँ पर चैप्टर करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक आधुनिकरण के सिद्धांत, द थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक बच्चों के लिए जो एमए में सोशोलॉजी ले रखी हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से। आधुनिकरण के उद्देश्य, एजेंडे और मुश्किलों का हमने यहाँ पर जो है एनालाइज करना है, समझना है कि आधुनिकरण के उद्देश्य, एजेंटों और मुश्किलों को, यानी द फीचर ऑफ एजेंट एंड द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। देखा जाए तो यहाँ पर इन्हीं बातों पर जो है प्रकाश डाली गई है कि आधुनिकरण से भाव राजनीतिक प्रणाली के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैदिक और संस्कृति आदि सब क्षेत्रों में जरूरी परिवर्तन लाना है। आधुनिकीकरण से भाव यही होता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैदिक, संस्कृति आदि सब में जरूरी परिवर्तन लाना है। आधुनिकीकरण से भाव राजनीतिक लचर का बदलते हालातों के अनुकूल बदल देना है। असल में यह बहुत व्यापक शब्द है जिसमें औद्योगिकरण, मशीनीकरण और शहरीकरण, राजनीति सम्मिलित शिक्षा को जो है बढ़ोतरी, आगे चल संचार तकनीकों को अपनाना और सामाजिक गतिशीलता, प्रति व्यक्ति आमदन में बढ़ोतरी और राष्ट्रीय आमदन में बढ़ोतरी और अपनी एक अलग पहचान आदि। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर कि यहाँ पर राजनीति आधुनिकीकरण से भाव यही होता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैदिक, संस्कृति आदि सब क्षेत्रों में जरूरी परिवर्तन लाना। और इसमें शब्द जो लिए गए हैं औद्योगिकरण, मशीनीकरण, शहरीकरण, राजनीति समेत शिक्षा में बढ़ोतरी, आगे संचार तकनीकों को अपनाना और गतिशील करना, यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आप बदलाव देखिए, बदलाव सब चीज़ों शब्दों में है, असल व्यापक शब्द यहाँ पर यूज़ की गई है, जिनके कारण आधुनिकीकरण संभव है। आधुनिकीकरण संभव इसलिए है क्योंकि इसमें औद्योगिक, मशीनीकरण और शहरीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी। जिस देश में शिक्षा का स्तर निम्न स्तर का होगा वो देश कभी भी डेवलपमेंट नहीं करेगा। कोई भी देश के डेवलपमेंट करने में दो चीज़ों का जो है बहुत घटिया इफेक्ट होता है, एक निम्न किस्म का शिक्षा स्तर और एक करप्शन। अगर ये दो चीज़ों को अगर हम हमारे लिए महत्वपूर्ण बना ले तो वो राज्य, वो देश गरीब होने के पश्चात भी वो पूरे विश्व में नंबर 1 हो जाता है। और भारत में इन्हीं दो चीज़ों पर जो है राजनीति की जाती है। करप्शन जो बड़े बड़े सरकारी एजेंटों में होती है सम्मिलित, और निम्न स्तर की शिक्षा जो हर एक स्कूल में देखने को मिलता है। तो भारत कैसे आधुनिकीकरण के से आगे निकल पाएगा? सिर्फ बोल देने से नहीं होता कि हम आधुनिकीकरण में कर रखे, हमारे शहरीकरण हुआ है, हम बहुत डेवलपमेंट है। शिक्षा का स्तर जब तक उच्च नहीं होगा, जब तक कहते हैं कोई प्राइवेट स्कूल में आप चले जाइए तो टीचर साफ शब्दों में कहते हैं कि बच्चे को हम 6 साल में पहली क्लास में एडमिशन लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि बच्चों को किताब लिखना पढ़ना आना चाहिए। लेकिन वही आप सरकारी स्कूल में चले जाओ, उम्र आपका 5 साल रहेगा, पहली क्लास में एडमिशन कर देंगे, चाहे बच्चों को आता हो चाहे ना आता हो।
बच्चे गांव से आए हैं, उनका उम्र 10 साल है, तो उसी के अंतर्गत उनको जो है 5वीं क्लास में एडमिशन ले लेते हैं, चाहे उनको पढ़ने आए चाहे ना आए। और यही करते करते वो 8वीं क्लास तक बहुत आसान तरीक़ों से पहुंच जाते हैं। मैं तो बड़ा अफसोस मनाता हूं कि जब आपको 8वीं क्लास तक बच्चों को डायरेक्ट ही पहुंचाना था, तो ये झूठा एग्ज़ाम लेने की जो प्रपंडे हैं वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? इससे अच्छा बच्चों डायरेक्ट 8th क्लास में रख दो। ये एग्ज़ाम लेने की जो दुतरफा खेल है, किस लिए? सरकार को दिखाने के लिए कि हम बच्चों को समझदार बना रहे हैं। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, सबका हालत उसी प्रकार से आपको मिलेगा। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे सामने सब होता है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। और ये सतर अगर शिक्षा का रहा तो जर्नल सी बात है, भारत कभी ग्रोथ नहीं करेगा। इसमें सिर्फ सरकार की जो है सिक्का चल पाएगा, भारत कभी विकास नहीं कर पाएगा। अगर हम आगे पॉइंटों की बात करें तो आधुनिकीकरण के उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पॉइंट है, यानी फीचर ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसी के अंतर्गत पहला पॉइंट आया है औद्योगिकरण, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आधुनिकीकरण के अंतर्गत ही है कि सबसे पहली जरूरी बात औद्योगिकरण के ऊपर विचार करना है। और कम विकसित देशों में आमतौर पर खेतीबाड़ी से लोग गुजर सकते हैं तथा औद्योगिकरण ऊंचा ही नहीं होता। वो कारखाने में बनने वाली चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं तथा इस प्रकार देश का बहुत सारा पैसा बाहर के देशों में चला जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत ही है। भारत में अपने बनाए हुए घर को चीज़ें किसी को पसंद नहीं आता है। इवन कि आप भी देख लीजिए, आपको घर में बना हुआ चीज़ खाने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन रेस्टोरेंट ढाबे की चीज़ें बहुत पसंद आती है। इवन कि चाइनीज़ नूडल्स जो विदेशी सामानों से बनाई जाती है, बड़े हम चाव से खाते हैं। घर के मसाला तो हमें पसंद नहीं आती है, लेकिन जो केमिकल से बना हुआ चीज़ें हम धड़ल्ले से खाते हैं। तो जर्नल सी बात है, विदेशी कारखाना मालामाल हो रही है और हमारा अर्थव्यवस्था कंगाल हो रही है, और इसमें हम लोग ही सबसे बड़े जिम्मेवार हैं। ये बाहरी बातों को मैं नहीं कह सकता, ये हमारे आम जिंदगी में है। आपको पता ही होगा, नूडल जितने भी चीज़ बनाए जाते हैं तरह तरह के केमिकल से बनाए जाते हैं, और उसमें कोई खास चीज़ नहीं मिला जाती है, नेचुरल चीज़ कुछ नहीं होती है, सब के सब रसायन होते हैं। और रसायन आपको तीखा महसूस कराता है, नमकीन कराता है, और आप बड़े चाव से खा रहे होते हो, और बाद में तरह तरह के पेट की बीमारियों से डॉक्टर के पास दौड़ रहे होती हो। तो जर्नल सी बात है, इसमें भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता, सिर्फ दिखावा है। ये सब किताबी बातें हैं। कहते हैं किताबी बातें तो बहुत कुछ लिखी गई है, बड़े बड़े थिंकर्स ने बहुत सोशोलॉजी में बातें, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो सब जो है किताबों में सब बातें लिख सकते थे, वो भी कुछ नहीं कर सके। इवन कि आइंस्टाइन तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने परमाणु बम की जो है खोज किया, लेकिन वो बेचारे भी लाचार हो गए, क्योंकि उनको पता था कि राजनीतिक कुछ चक्र में वो कुछ नहीं कर सकते। एक बार उन्होंने गलती कर दी तो कर दी। उसके पश्चात जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम ब्लास्ट किया गया अमेरिका की तरफ से, कहते वो आजीवन आइंस्टाइन कहते राजनीति से दूर रहें और समाज सेवक बन गए। क्या करें, वो भी हम भी इसी चाह में होते हैं। हम भी बहुत कुछ बोल रहे होते हैं कि भाई हमारे समाज में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम अगर किसी को बोलने जाएंगे, उल्टे 2 थप्पड़ हमको मारेंगे और हमें भगा देंगे, तो मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहते हैं आज के समय में जिसकी लाठी उसी की भैंस, चाहे वो गलत भी इंसान क्यों ना हो। यही आज संसार का रीति बन गया है, जो सही नहीं है। त्रिपान ऐसे सेंटर इन बातों को हमेशा खंडन करता है कि जो गलत है वो गलत ही है, और कहीं भी गलत हो रहा है इसमें हमें आवाज़ उठाना चाहिए। हम वो नागरिक नहीं हैं जो हम शांत बैठ जाएं। हम वो नागरिक हैं जो हम अलग हैं दुनिया से। हमारी विचारधारा बदल रही है। हमने अंग्रेज़ों को भगा दिए अपनी सोच विचार रखते हुए, क्योंकि अंग्रेज़ को भागने में, सिर्फ अंग्रेज़ को भगाने में एक व्यक्ति का हाथ नहीं था, हर एक भारतवासियों का हाथ था, जिन्होंने अपनी खून पसीना उनको बताया। तो यही बात यहाँ पर भी आता है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो है देश के बहुत सारे पैसे जो है बाहर देश में चला जाता है, इसलिए विकसित हो रहे देशों के लिए औद्योगिकरण का बहुत बड़े स्तर पर होना बहुत ज़रूरी है। उसके पश्चात अगली पॉइंट पे अगर हम प्रकाश डालें तो साफ करता है कि तकनीकी तथा मशीनी का प्रयोग, यानी टेक्नोलॉजी एंड यूज़ ऑफ द मशीन, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज देखा जाए तो बहुत से ऐसे हमने कविता चैप्टर पढ़े हैं
जिसमें ये बात कही जाती है कि मशीनों ने इंसानों के हाथ को काट दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, सच्चाई है। जो काम एक व्यक्ति जो है महीनों में करता है, मशीन चंद सेकंडों में कर देता है। तो जनरल सी बात है, उस व्यक्ति का महीने का जो है काम को जो है मशीन ने लॉस्ट कर दिया। लेकिन इससे ये भी फ़ायदा होता है कि बहुत काम सुचारू और ढंग से होती है। लेकिन आजकल ये सब भी देखने को नहीं मिलता है। कहते हैं तकनीकी और मशीन का प्रयोग। दूसरी बात, तकनीकी तथा मशीनों का प्रयोग आता है, लोगों ने पुराने ढंग से रहन सहन छोड़कर नए ढंग का रहन सहन अपनाता है। उनका पिछड़ापन तकनीकी तथा मशीनी के द्वारा दूर किया जाता है। अब मशीन जो है हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और आज बदलती आधुनिक युग में ज़रूरत भी है। इसी बात को जो है मिस्टर लूवर इवांस ने बहुत साफ शब्दों में इस बात को जो है जिक्र किया कि सरकार तथा प्राइवेट अदारों सरकम किसी भी आर्थिकता में उसकी तकनीकी स्थिति को सामने रखते हुए लगाते हैं। सरकार की अगर फ़ायदे का पक्ष नहीं है तब और पक्षों के बारे में सोचना होता है। प्राइवेट अदारों केवल नए की तरफ ही ध्यान देते हैं। बात सही है कि सरकार भी जो है नए की तरफ ध्यान देते हैं, पुराने की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल ही नहीं है। प्राथमिक तकनीक का प्रबंध की आर्थिक विकास के एक नाजुक समस्या होती है। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। भारी रकम खराब हो सकती है, भारी रकम जो है ख़राब हो सकती है और उसकी योजना बनाने और कार्यशीलता के लिए उचित तकनीक पूर्व नहीं होती है। उपयोग लेखक के अनुसार पैसे की कमी और तकनीकी उन्नति के रास्ते में रुकावट बनती है। जनरल सी बात है, आज पैसे नहीं है तो उन्नति कहाँ से? पैसा है तभी आगे रास्ता भी खुलता है। और जब हम दूसरे देशों से कर्जा लेने लग जाएं तो जनरल सी बात है हमारी अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाती है। आधुनिकीकरण तब आता है जब लोग गाड़ियों पर सफ़र छोड़कर मेट्रो में तथा स्कूटरों पर घूमना शुरू कर देते हैं। आधुनिकीकरण तब आता है जब लोग गाड़ियों पर सफ़र छोड़कर मोटरों में जो स्कूटरों में जो है घूमना शुरू कर देते हैं और कारखानों में काम मशीनों द्वारा होती है और घरों में काम कारों के निपटाने के लिए मशीन आ जाती है। और आज ऐसे ही हुआ है, आज हर क्षेत्र में मशीनों का अपना दबदबा है। आज तो कहते हैं गृहिणी भी जो है मशीनों का इतना उपयोग कर रही है कि उसकी आदी हो गई है और 1000 बीमारी भी पाल लिया है। अब हो ही सकता है। अगली पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें जो कि आधुनिकीकरण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है, शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए तीसरी बात शहरीकरण ही है। आधुनिकीकरण में देखा जाए तो तीसरी और साफ बात जो है शहरीकरण है। और कम विकसित देशों में लोग ज़्यादा करके गाँव में ही रहते हैं। कम विकसित देशों में लोग जो है ज़्यादातर गाँव में रहते हैं, परंतु देखा जाए तो शहरीकरण की भावना आने के साथ उनका झुकाव शहरों की तरफ हो जाता है। भाव यहाँ पर यही है कि शहरीकरण प्रक्रिया के रूप में लोगों की प्रतिक्रिया शामिल होती है और इसके नतीजे द्वारा लोगों के व्यवहार पैटर्न में तब्दीली आती है तथा नए व्यवहार पैटर्न स्थापित भी होते हैं। परंतु यह प्रतिक्रिया तथा उसके नतीजे भौतिक प्रबंधन में सामने आते हैं और भौतिक प्रसंग से लेखक का भाव इकोलॉजिकल तथा जनसंख्या के कारक है। तो ये यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है शहरीकरण के अंतर्गत। आगे जो हमारे समक्ष आया है लोगों का भाग लेना यानी पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, यानी लोगों का भाग लेना, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। असली बात लोगों का भाग लेना होता है। उपयोग अनुसार राजनीतिक भाग लेने की विधि को समझने के लिए उस प्रक्रिया के अध्ययन जरूरी है जिस द्वारा लोगों में राजनीतिक में भाग लेने की इच्छा जागती है। आज राजनीतिक इतना गंदा इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर समझदार और उचित व्यक्तियों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आज जो सही है, पढ़े लिखे हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आम जनता भी उसको नकार देती है। और जो लोग लालच देते हैं, तरह तरह के प्रपंडे अपनाते हैं, उनको लोग जो है सराहना करते हैं और बाद में जब उनकी रूल रेगुलेशन फेल होती है तो सर पे हाथ धकर रोते हैं। यही तो भारत की विडंबना है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि लोग शिक्षित नहीं हैं। जिस प्रकार उनका शिक्षा का स्तर होना चाहिए वो शिक्षा का स्तर उनके समक्ष नहीं प्रस्तुत होती है। मेरा तो एक शायद ये विचार है कि शायद ये अनपढ़ बनाए रखने की साजिश है। आप सोचिएगा कैसे। अब मैं यहीं पर एक बात कहता हूँ, राजनीतिक नेता के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट में पढ़ते हैं कि सरकारी में पढ़ते हैं?
आपका जवाब होगा प्राइवेट में, क्योंकि पैसे इतने होते हैं तो प्राइवेट में ही पढ़ाएंगे। आखिर क्यों? सरकारी जिनका उन्होंने स्थापना किया और जिसके नाम के वो सिक्का चलाते हैं आम जनता में, तो सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में क्या है? खामियां हैं। सोचिए, विचार कीजिए। कहते हैं बहुत से नेता लोग जो होते हैं स्कूल पे अपने प्रपंडे अपनाते हैं, हमारे स्कूल तो बहुत विकसित है, विदेश से लोग निरीक्षण करने आते हैं, देखिए कितने इंटेलिजेंट है, स्मार्ट क्लास है, हर जगह के स्मार्ट है, सभी स्कूलों में लिखा होता है स्मार्ट स्कूल। लेकिन अमीर लोगों के, करोड़पति के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? जब उनका जो है एजुकेशन सिस्टम बेहतर है तो क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वो प्राइवेट की तरफ रुख क्यों करते हैं? और जब प्राइवेट ही उनके लिए इतना महत्वपूर्ण होता है, प्राइवेट को ही इन्होंने बहुत महत्ता दी होती है, तो वो सरकारी जॉब क्यों करते हैं? बात समझ में आई? उनको चाहिए सरकारी एजुकेशन से दूरी बनाते हैं और प्राइवेट सेक्टरों से वो दूरी बना लेते हैं काम करने में। यही दुनिया का असल है। देखा जाए तो अमीर लोग जो होते हैं बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं क्योंकि उनको पता है कि सरकारी स्कूल का एजुकेशन सही व्यवस्था में नहीं है, और उनको ये बात पता है कि सरकारी जॉब में उनको ऐशो आराम छुपी हुई है। इसलिए जितने भी लोग होते हैं सबका विचारधारा एक ही होता है कि राजनीतिक में सीट कहीं न से कहीं प्राप्त करूं और आराम से बैठ के अपना जीवन व्यतीत करूं। देखिए राजनीतिक लोगों की कितनी चापलूसी है कि जितने भी सरकारी जॉब वाले हैं उनका पेंशन ख़त्म कर दिए हैं, और जो मंत्री लोग हैं उनके पेंशन नहीं ख़त्म की गई, तो हो गई ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। यही बात हमारे देश के लिए सबसे बड़ी खतरा है, और ये खतरा बनी रहेगी जब तक आम जनता शिक्षित नहीं होगी पूरी तरह से। अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ भेजते हो स्कूल और उनका नहीं पता करते कि उनके ज्ञान का स्तर कितना है, तो समझ जाइए आपका बच्चा जो है अनपढ़ बन रहा है। आज बच्चों में सिर्फ एक ही रूल रेगुलेशन चलता रहा है, मोबाइल ले लेते हैं बैठ जाते हैं, या टीवी चला लेते हैं बैठ जाते हैं आराम से, रात भर टीवी देखते रहते हैं, रात भर मोबाइल चलाते हैं। माँ बाप का कोई फिक्र नहीं रहता, न बच्चों को कोई फिक्र है पढ़ाई लिखाई का। जब पेपर आता है तो नकल वकल करके 8वीं तक तो वो पास हो ही जाते हैं। बात आती है 9th क्लास में, तो 9th क्लास में जैसे तैसे जो है निकल ही जाते। प्राइवेट होते हैं तो बच्चे सबको फेल कर देते हैं, और जब पैसा दे देते हैं तो सबको पास कर देते हैं। ये तो कहते हैं हमारे समक्ष हुआ है, इसलिए ये सच्चाई है, इसको तो मैं झुटला ही नहीं सकता। प्राइवेट वाले भी अपना पैसों के लिए गेम खेलते रहते हैं, और ये बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में होती, कोई आम बात नहीं है, सब सच्चाई है, इससे आप भाग नहीं सकते। राजनीतिक पार्टी तब पैदा होती है जब प्रत्येक को वोट का अधिकार प्राप्त होता है, राजनीतिक पार्टी के बनने की खुली छूट प्राप्त होती है। नतीजतः हर ग्रुप अपने हक की पूर्ति के संघर्ष का मौका प्राप्त करता है। यह राजनीतिक जो है शमूलियत ही है जिस द्वारा हर एक को समान लाभों को प्राप्ति होती है। बोला बात यहाँ पर अच्छी है, सबको राजनीति में आने का पुण्य अधिकार है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, जनता को कौन समझाए कि लालच बुरी बला है। ये समझा के तो मैं बहुत समझा दिया, अब समझ से भी समझ से परे है। कहते हैं समझ के समझ गए हम लोग, लेकिन फिर भी जनता नहीं समझी, क्योंकि इनको तो लालच ही पसंद है, इनको लालच से कोई हटा नहीं सकता, और हटाएगा भी तो एजुकेशन है। पढ़े लिखे व्यक्ति ही सही फैसला ले सकते हैं, ये मेरा विचार है। कहते हैं अधिक विचारों के अनुसार लोगों को शमूलियत जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, पर बढ़ोतरी की हालतों की तरफ ध्यान देना जरूरी है। ये पाई ने अपने शब्दों में कहा था, और पाई ने इसको दूसरी बात भी कही जो इंग्लिश में बताया, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट व्यू political development die entail some degrees of expanded popular participation, put it is important to degradation among the condition of such expenses। अगली पॉइंट की तरफ अगर हम रुख करें तो सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामाजिक गतिशीलता राजनीतिक आधुनिकीकरण दौरान अगली बात सामाजिक गतिशीलता की आती है। यानी उद्देश्य के अंतर्गत अगली पॉइंट जो है हमारा सामाजिक गतिशीलता की है, जहाँ पर लोगों का जीवन पहले खड़े रहने स्टैटिक अवस्था में होती है, जब वह खुले जीवन में नए नए कार्य अपनाते हैं, और नए कार्य अपनाना नए लोगों की पहचान होती है, और इन कारण से नई नई संभावना भी बनते हैं, और उनके जीवन में एक प्रकार की गतिशीलता आती है जिसको
गांव से लाभ महसूस नहीं होते हैं। वो शहर में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, और जो शहर में नौकरी करते हैं वो विदेशों में नौकरी करने चले जाते हैं। जिसको नौकरी पसंद नहीं आती है वो छोड़कर कोई और नौकरी कर लेती हैं। लोग घर के अंदर ही मन बहलाव न ढूंढकर बाहर मन बहलाने के लिए निकालते हैं। इसके लिए क्लब आदि भी जाते हैं। तो जर्नल सी बात है, लोगों को अपने घर की चीज़ें कभी पसंद नहीं आती हैं। और इसी बात को मार्कस ने साफ शब्दों में कहा था कि परंपरागत समाज मुकाबलत खड़े रहने या स्टैटिक होने की अवस्था में होते हैं, पर इसका यह भाव नहीं है कि उसमें बिल्कुल ही कोई तब्दीली नहीं होती है। तब्दीली तब होती है जब उस पर बहुत ही धीमी रफ्तार से या गतिशील इस रफ्तार को तेज करती है, यानी बहुत ही धीमी रफ्तार से होती है और गतिशीलता इस रफ्तार को तेज कर देती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बताई गई। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है, राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल यूनिटी, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय एकता। कहते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता का होना जरूरी है, और कम विकसित देशों में इसकी कमी होती ही है। राष्ट्रीय पहचान यानी नेशनल आइडेंटिटी का होना जरूरी है, और मार्क्स के अनुसार राष्ट्रीय एकता की भावना अलग पश्चिमी समाजों को एकता एवं निरंतरता प्रदान करती है। अंत में नतीजे द्वारा वह अंदर के तनाव झगड़े पर काबू पाने के योग्य हो जाते हैं। विकसित हो रहे यही मार्ग अपनाने चाहिए, और इस प्रकार वह धर्म, जाति, भाषा आदि झगड़े से ऊपर उठ सकेंगे। यानी राष्ट्रीय एकता काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वह धर्म, जाति, भाषा आदि झगड़े से ऊपर उठने के लिए राष्ट्रीय एकता की मार्ग ही उनको मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है आप एक राष्ट्र के हो, एक राष्ट्र के लिए भावना रखो। कहते हैं धर्म, जाति, भाषा वो आपके घर में होना चाहिए, वहाँ पर प्रयोग कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हम एक राष्ट्र के हैं। आगे है शिक्षा में वृद्धि। जैसे मैं सदैव ही कहता हूँ, शिक्षा का स्तर, इंक्रीजिंग ऑफ एजुकेशन, जो मैं कहते कहते दुखी हो गया हूँ। कहते अगली बात राजनीतिक आधुनिकीकरण में शिक्षा में वृद्धि करना है। शिक्षा को सिर्फ कागजी बातों पर नहीं लिया जाए कि परसेंटेज इतना प्रतिशत हमारे शिक्षित बढ़ गए हैं। ज़मीनी हकीकत का जो है अध्ययन करने की ज़रूरत है। आज देखा जाए तो भारत में फर्जी काम धड़ल्ले से होता है, और सारे एनालाइज जो होते हैं गलत होते हैं। तो सरकार आंख बंद करके उनकी एनालिसिस को जो है समझ लेती है कि हमारा शिक्षा स्तर उच्च हो गया है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पे आप जाइएगा तब समझ में आएगा कि शिक्षा में क्या वृद्धि हुई है और क्या वृद्धि नहीं हुई है। शिक्षा के प्रबंधन का न होना पश्चिमी देशों के अंदर गरीबी, बेकारी और पिछड़ेपन को जन्म देती है, और ये सबसे अधिक भारत में है। भारत पिछड़े देशों के अंदर आती है। गरीबी यहाँ पर 50% से ऊपर है। बेकारी, बेरोजगारी समस्या इतनी है कि बोलना जाना संभव नहीं है, और पिछड़ेपन इतना है जिसका एनालाइज करना संभव नहीं है। और भी अनेक समस्या पैदा होती है, जैसे ध्यान दिया जाना चाहिए। श्री इनवासन तथा साथियों के वैज्ञानिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया है। अब मैं कितना कहूँ कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर उस स्तर पे नहीं है जो होना चाहिए। इसी बात को जो है इवाइंस ने भी अपने शब्दों में कहा था कि यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि शिक्षा के साथ विज्ञान की शिक्षा तथा बहुत सारी तकनीकी क्रियाओं में सिलसिलाई को बहुत सारे स्तरों पर उस प्रकार विकसित के लिए ज़रूरी है जो कि बहुत से देशों ने राष्ट्रीय उद्देश्य द्वारा नियम किया हुआ है। अब देखिए शिक्षा का स्तर निम्न क्यों है। अगर आज के समय में देखें तो आज प्रशासन राज्य है। कई यूटी में देखिए प्रशासन राज्य है जहाँ पर प्रशासन फैसला लेती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, जाना, समझा कि जिस बच्चे को मेडिकल की बहुत चाह थी, मेडिकल लेने की सपना थी, लेकिन सरकार ने क्या किया, स्टैंडर्ड बेसिक बना दी। अब स्कूल वाले ने स्टैंडर्ड दिया नहीं तो बच्चों को मेडिकल में एडमिशन मिला नहीं, और मिलने की चांसेस थी तो उनको ये बोला गया कि आपको मैथ में 50% चाहिए। दोस्तों ये कौन सा रूल रेगुलेशन है। कभी कभी बच्चा बीमार भी तो हो सकता है, कभी कोई बीमारी से ग्रस्त भी हो सकता है और पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाया हो।
तो इसका मतलब क्या उसका जो सपना था लेने का, क्या वो लेने का अधिकार नहीं है? क्या आपके नियम और रूल रेगुलेशन में बच्चे का जो है किस्मत दबते रहेंगे हमेशा? हर जगह आप अपना सिक्का चलाने की कोशिश करते हो, हर जगह रूल रेगुलेशन बदलने की कोशिश करते हो। आखिर क्या? पहले क्या बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था जो सीबीएसई की किताब इतने मोटी मोटी हुआ करते थे? क्या आज के समय के बच्चों का क्या दिमाग सॉफ्ट हो गया है, चीज़ की तरह हो गई है कि किताब देखिए बिल्कुल पतला कर दिया गया है, हर एक सिलेबस में एक दो टॉपिक हटा दिया, एक टॉपिक रख दिया गया है? अरे बच्चे करें तो क्या करें? क्या बच्चे कितने कमज़ोर हो गए मानसिकता उनकी? अब पहले के समय में क्या बच्चे इतने तेज़ थे? जबकि आज के समय में बच्चों को सशक्त बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। आज हर तरह से बच्चों के लिए सुविधाएं भरा पड़ा है, तो आप आज ही बच्चों की सुविधाओं को नष्ट कर दिया। समझिए, विचार कीजिए कि हमारे देश का शिक्षा स्तर कैसा है और कैसा प्रशासन शिक्षा स्तर बना रहा है। कहते हैं इसमें एनालाइज करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है डिबेट सिर्फ टाइम पास के लिए होता है टीवीओं में। यहाँ पर सच्चाई मैं बता रहा हूँ, जो सच्चाई है। अगली पॉइंट की तरफ अगर हम रुख करें, उससे पहले अगले पॉइंट देखें, लेकिन यहाँ पर जो है इवांस ने अपने शब्द जो इंग्लिश में व्यक्त किया था, इट सीम टू बी अ क्लियर दैट एजुकेशन इंक्लूडिंग एजुकेशन इन अ साइंस and training in the many technique operation at many level are still to the kind of development which most countries have to be set as a national goals. This is the most important definition for the events is given here. आगे जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, सुयोग्य प्रशासक यानी एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए बात फिर से वही आ गया, मैंने कहा ना कि सब प्रशासन की जो है खेलगुजारी है, और अगला पॉइंट भी यही आ गया कि एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटर। इवांस इस बात पर भी जोर दिया है कि देश के आधुनिकीकरण के लिए सुयोग्य प्रशासकों की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे देश में जो है सुयोग्य प्रशासक है ही नहीं। सिर्फ अपना सिक्का और अपना मतलब और अपना बजट बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, चाहे उनके रीति रिवाज घटिया क्यों ना हो। और यह काम भी शिक्षा द्वारा ही होती है, यह काम भी शिक्षा द्वारा ही होती है। सुयोग्य प्रशासक ही आधुनिकीकरण के संबंध में आराम किए गए प्रोग्राम को पूरा कर सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सुयोग यानी जो है सुयोग्य प्रशासन होना बहुत ज़रूरी है। और प्रशासन कभी दिल से फैसला ना ले, जिज्ञासाहीन फैसला ना ले, हमेशा फैसले को जो है एनालाइज करें और समझने की कोशिश करें कि इससे क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। कहते हैं कंप्यूटर राइज हर चीज़ को बना देना सक्षम नहीं है, क्योंकि हम आधुनिक युग में इतने भी नहीं गए हैं और हम इतने भी विकसित नहीं हैं। हमारे देश जिसमें हम 50% गरीबी रेखा नीचे से बिलोंग करने वाले लोगों के साथ रह रहे हैं, वहाँ पर जो है कंप्यूटराइज करना हर चीज़ों को सही नहीं है। मैं यही कहता हूँ, जिसका जो सपना है, जो बढ़ने का आगे हौसला है, उनको वो चीज़ मिलना चाहिए जो पहले होता था। मेडिकल में मैंने देखा है, एडमिशन जब लेते हैं तो सारे अच्छे परसेंटेज वाले सारे मेडिकल में भर जाते हैं, लेकिन जैसे ही एक महीना क्लास लगता है सब मेडिकल छोड़ के दूसरे स्ट्रीम में चले जाते हैं और मेडिकल क्लास 0 हो जाता है। और जिनके शौक़ होता है लेने के, जो दिल से मेहनत करना चाहते हैं आगे, जो किसी कारण बस अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर सके 10th क्लास में, उनको मेडिकल मिलता ही नहीं, उनको आर्ट्स लेना पड़ जाता है। फिर हो गया ना, जब ऐसा सिस्टम प्रशासन करेगा तो अच्छा डॉक्टर कहाँ से बन पाएगा। आजकल डॉक्टर भी किताबी कीड़े होते हैं। वो भी देखिए, जब भी कोई दवाई लिखवाने जाइए मोबाइल से रिसर्च करते हैं कि भाई बंदा ने कौन कौन बीमारी बोला है, इसका दवाई क्या होगा। तभी तो हमारे देश में बीमारी बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर मान लीजिए भारत में अगर कहते हैं हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, हम मानते हैं, सरकार यही कहती है कि हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा है कि हम पूरे देश को फेल कर दिए। लेकिन जब बड़ा बड़ा जो मंत्री लोग बीमार होते हैं तो अमेरिका के रुख क्यों करते हैं, अमेरिका में इलाज कराने क्यों जाते हैं? क्यों भारत में विश्वास नहीं है? जो स्वास्थ्य उन्होंने बनाया है, जो स्वास्थ्य हेल्थ सेंटर बनाए हैं, क्या उन पर विश्वास नहीं होता उनको? वो सिर्फ आम गरीबों के लिए खून चूसने के लिए बनाया है। फिर अमेरिका इलाज क्यों करने जाते हैं? विदेश में क्यों जाते हो? अपने क्लिनिक में इलाज करवाओ ना, तब मैं मानूं कि आपका स्वास्थ्य सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको भी पता है कि हमारे देश में तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट होते हैं, अनपढ़ लोग भी जाके बैठ जाते हैं पैसे के दम पे, और जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं उनको सीट ही नहीं मिलता है, वो सीट के लिए तरसते रह जाते हैं। जब उनको कोई मौका नहीं मिलता तो छोटा मोटा जो है प्रैक्टिस करने वाले क्लिनिक खोल लेते हैं, छोटा मोटा, क्योंकि उनको तो मौका ही नहीं दिया। आज देखिए, पैसे वाला ही मेडिकल में जा सकता है, पैसे वाला ही डॉक्टरी पढ़ाई कर सकता है।
आम गरीब बच्चों से ये 100 किलोमीटर दूर है। आज जो पढ़ना चाहता है, जिसको इंटरेस्ट है, सरकार उसको अलग कर देती, भाई तुम्हें पढ़ने लायक नहीं हो, इसमें तो हमारे बड़े बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े बच्चे आगे बढ़ेंगे। यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, तभी प्रशासन को जो है इन बातों पर जोर देने की ज़रूरत है और यहाँ पर अच्छे प्रशासन करने की ज़रूरत है। इसलिए सुयोग्य प्रशासन होना काफ़ी महत्वपूर्ण है हर क्षेत्र में। उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रति जीव आमदन में बढ़ोतरी, पर कैपिटल इनकम, जो कि भारत में बहुत कम है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के दौरान लोगों को प्रति जीवन आमदन में भी बढ़ोतरी होनी जरूरी है। यह आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, उत्पादन में वृद्धि करनी बहुत वही द्वारा होगी। जनरल सी बात है, अगर हम प्रति जीवन यानी पर कैपिटल इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो यह आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के कारण भी होगा, लेकिन इसके लिए लोगों को समझदार बनना पड़ेगा। प्रति जीव आमदन में बढ़ोतरी देश की उन्नति का चिन्ह बनता है, लेकिन भारत में देखा जाए तो जीडीपी का स्तर बहुत ही निम्न कैटेगरी का है और कई राज्य जो हैं जीडीपी के भी नीचे ग्रोथ कर रहे हैं। जो मैंने एनालाइज किया था पिछला, जब मैंने चैप्टर करवाया था तो उसमें हमने बहुत बारी किससे बात किया था प्लस 2 वालों के चैप्टरों में, ठीक है, क्योंकि आप भी रिसर्च करके देख सकते हो। और भारत और दुनिया के दूसरे देशों के जीडीपी के अंतर्गत कि भारत की स्थिति किस कंडीशन का है और राज्य के कंडीशन देखोगे तो और भी आपको बुरा दिखेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत के जो है आमदनी की बढ़ोतरी जैसे चिन्ह बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अगली पॉइंट की हम बात करें तो ज़बरदस्त अफसरशाही या स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी। देखिए अफसरशाही की बात किया गया तो कहते हैं ना, अफसरशाही भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आज ज़बरदस्त अफसरशाही और ब्यूरोक्रेसी की मांग भी करती है जो विकसित हो रहे देशों की प्रशासकीय ज़रूरतों को पूरा कर सके। देश के अंदर विकास के पक्ष में कई तरह के नए कानून बनाए जाते हैं जिसके लागू करना बहुत ज़रूरी होता है। लागू करने के उपरांत लाभों की प्राप्ति भी होती है, तब उपरांत प्रशासक ही इस काम को पूरा तरह से जो है सिरे चढ़ा सकता है और आधुनिकीकरण विकास के बिना ये संभव नहीं है। कहते हैं आधुनिकीकरण विकास के अंतर्गत ही ये बातें सब संभव हो सकती है। यदि अगले पॉइंट की बात करें तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक प्रणाली तथा बाहरी राजनीतिक प्रणाली के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन टू पॉलिटिकल सिस्टम ऑन आउटसाइड पॉलिटिकल सिस्टम। कहते हैं लोग अपनी राजनीतिक प्रणाली तथा बाहरी राजनीतिक प्रणाली के बीच संबंधों के बारे में जागरूक हों। देखिए जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे अच्छा प्रशासन नहीं हो सकता। वह इन संबंधों को सामने रखते हुए कोई गलत काम न करे और परंपरा सहयोग से ज़्यादा उन्नति होती है। परंपरा और सहयोग से ज़्यादा उन्नति होती है और वो आपसे जो है लड़ाई से बचा रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगली पॉइंट की बात करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्षमता को बढ़ाना, इंक्रीजिंग ऑफ कैपेसिटी। राजनीतिक प्रणाली की अपनी सामर्थ्य यानी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए जो देश के प्राकृतिक तथा मानवीय साधनों से पूरा लाभ उठा सके और वह सामने आने वाले चैलेंजों को सामना कर सके। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। आगे का पॉइंट जो कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की मुश्किलें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है।